शादी से एक दिन पहले मेरी सहेलियों ने मुझे सुहागरात के बारे में बताया था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही शौहर कमरे में आया, मैं डर के मारे रोने लग गई। शौहर ने पूछा तो मैंने कहा मुझे दर्द तो होगा, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन फिर भी शौहर ने मुझे पूरी रात मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शौहर के घर आती है, नई जिंदगी में नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शौहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, जहां मेरा शौहर मुझे देख ना सके। काश कि ये सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर अरियान कमरे में आया। इसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किसी तकलीफ से गुजर रही थी, ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। आर्यन मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आलिया, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं इसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वो कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर इसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और इसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये कैसी दवा है? आर्यन कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। आर्यन की बात मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोने लगी। आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब आर्यन ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। आर्यन मेरे करीब आने लगा। इसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में कंपन पैदा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता आर्यन ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप इससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में जाने लगी हूँ। चाहकर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसीलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि इनको बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, मियाँ अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या। ये कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। इनकी बातें मेरे दिमाग और मेरे होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब इस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसीलिए शादी की रात मैं अपने शौहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन आर्यन ने मेरी बात को सुनकर इसे समझने की कोशिश की थी। इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी।
और इस सच से मैं अभी तक अनजान थी जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैंने सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर से उठने लगी थी और मैं दर्द से कर्रा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन इसे उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आलिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी हुई पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए दर्द की तेजी की वजह से अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर आर्यन भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात की आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत भी पड़ जाएगी। और फिर जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान कैसा अपना जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी, अपना करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म और काबिल भी नहीं लग रहा था। उठकर खड़ी हो जाती। आर्यन घर पर अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, तुम्हें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ना कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। आर्यन जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे इसकी इस बात पर एतराज न था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं इसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल कमरे से बाहर आई। आर्यन बाहर लॉन्च में ही बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वो भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे आर्यन का इस रुख, अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी। इस तरह मैं भी आर्यन से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने सोचा मैं आर्यन को बाद में कहूंगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फौरन से नजर झुकाई किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और आर्यन का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झुझुकते हुए आर्यन से यह बात कही थी। मैंने कहा कि आर्यन, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात मैं आपको ना दे सकूं, और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। आर्यन इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर इसका कप होठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इसी तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर आर्यन ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किसी चीज की दवा है। कहने लगा ये जल्दी प्रेगनेंसी हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखते रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन सा 4-5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था। मैंने कहा आर्यन अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की।
مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے زیادہ مجھے بچوں کی خواہش تھی اور اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلد سے جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کھلکھلاریاں گونجے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو، کہ 1 سال پہلے میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں اور پھر تمہیں اس کے بعد دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار دی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکاریاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر اتنا درد تھا کہ میں نے آریان کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ جھنجھلاہٹ سے کہنے لگا، ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 8 دن سے میں ایسے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن آریان کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ حافظ سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو، مجھے آریان سے دور رہنے کا بس یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 8 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں آریان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا، کہتا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کی درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 8 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نام سر ہلایا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نام سر ہلا دیا، کیونکہ آریان تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوائی دیتا ہے اور جس کو کھاتے ہی مجھے گہری نیند میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر آریان پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا آریان کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب آریان کے لیے شک پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوائی دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے آریان پر اور بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ آج تک آریان مجھے وہ میڈیسن دکھائی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری سے مجھے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی ہی میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، یا پھر وہ ڈاکٹر تھی میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اسی لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر ننند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے،
और तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। 8 दिन में ही सूखकर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीले पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं आर्यन से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपने माँ के साथ इनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ कि आखिर आर्यन मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और आर्यन की अलमारी खोल दी। सामने ही इसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वहाँ दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिए, इसमें भी कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो दवाई आर्यन ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब आर्यन वापस आया तो मैंने इसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी, इसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि आर्यन कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि आर्यन को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है कि वो मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी तारी हो। मैं जानना चाहती थी कि आर्यन रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही आर्यन कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो आर्यन माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, आर्यन मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर आर्यन कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपाकर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर इसने बड़े हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं इसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी वो दवाई मौजूद न थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, आर्यन मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। ऐसे यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर आर्यन मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि आर्यन का पारा हाई हो गया था। इसने मुझे जबरदस्ती वो दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फुट फुट कर रो रही थी और अगर यही रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को आर्यन फिर से मुझे दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो आर्यन के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, इस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होश और हवास उड़कर रह गई थी। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि आर्यन वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई इन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। आर्यन एक अधूरा मर्द था, वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो नामर्द था। वो अपना रूप मुझ पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने आर्यन पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। आर्यन पर इन्वेस्टिगेशन की गई
तो मालूम हुआ कि पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी ने इसे इस बात पर तलाक ली थी कि वो नामर्द है। शायद अपनी ही इसी कमी को छुपाने के लिए वो अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो इसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाली 1 से ज्यादा लोग हैं। यह बात झूठ नहीं थी। आर्यन मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपने अनाव को सुकून पहुंच सके। अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए वो पूरा मर्द है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ आर्यन ने मुझे दी थी 2 महीनों में ही मुझे दे दी थी, वो बहुत दर्दनाक थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और इसके पहले से ही एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही इसकी बीवी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी भरी पूरी ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी इसके बच्चे को सच्चे मन से अपना लिया है और इसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। खुदा ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी इसकी भरपाई एक अच्छे शौहर के रूप में देकर कर दी थी। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती हूँ इतना ही कम है कि इसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। लड़की के माँ बाप ये सोचकर कि अकेले लड़के को अपना दामाद के रूप में जलना ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास ननद और खानदान का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर शौहर कोई गलती करता है तो इसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, इसे सही राह दिखाने के लिए, इसे समझाने के लिए। इसके माँ बाप का हाथ इसके सर पर होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।